नमस्कार सभी साथियों। आज का हमारा टॉपिक है अटलांटिक महासागर की धाराएं। अटलांटिक महासागर के अगर पश्चिम में जाओगे तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है, और पूर्व में आते हैं तो यूरोप और अफ्रीका के बीच में एस अक्षर के आकार में फैला हुआ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इस महासागर की अगर मैं धाराओं की आपसे बात करता हूं तो दोनों विषुवत रेखा के दोनों ओर, उत्तर में भी और दक्षिण में भी आप जाओगे तो यहाँ दोनों ओर गर्म पानी की जलधारा प्रवाहित होती है। अगर हम उसकी बात करते हैं तो ये तो बड़ा उत्तरी विषुवतरेखीय धारा हो गई, और इसके नीचे भी आपके पानी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है, ये दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा हो गई। उत्तरी विषुवतरेखीय धारा दक्षिणी अमेरिका से टकराने के बाद ऊपर की ओर मुड़ेगी, और ऊपर की ओर जाने के बाद ये कैरिबियन सागर में पहुंच जाएगी। और कैरिबियन सागर में कुछ पानी तो अलास्का की, ये मैक्सिको की खाड़ी की ओर चला जाएगा, और कुछ पानी सीधा ही चले जाएगा, दो भागों में बढ़ जाएगा। तो यहाँ ये दो भाग हैं जिनमें से डायरेक्ट पानी जा रहा है, ये तो एंटीलिज की धारा है, और जो मैक्सिको की खाड़ी से बाहर निकलेगा उसे हम फ्लोरिडा की धारा कहेंगे। और दोनों धाराओं का फिर एक बार मिलन दोबारा से हो जाएगा, और खाड़ी से निकल के आई है मैक्सिको की खाड़ी से, इस कारण इसे खाड़ी की धारा या हम इसे गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानेंगे। पहले उत्तरी विषुवतरेखीय धारा थी, आगे जाके दो टुकड़े हुए, एंटीलिज की धारा और फ्लोरिडा की धारा, दोनों आपस में मिल गई और क्या बनी, गल्फ स्ट्रीम की धारा। गल्फ स्ट्रीम की धारा न्यूफाउंडलैंड द्वीप तक जाती है 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास, और यहाँ से पछुआ पवनों के प्रभाव से ये जलधारा आपके पूर्व की ओर चलना प्रारंभ कर देती है। इसे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहते हैं, और ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह आपके यूरोप के पास आ जाता है, और यूरोप के तटवर्ती क्षेत्रों में इसके तीन पार्ट हो जाते हैं। कुछ पानी तो नीचे की ओर आ जाता है, कुछ पानी सीधा सीधा ऊपर चले जाता है, और कुछ पानी इस तरीके से ये स्कैंडिनेविया के प्रायद्वीप के साथ साथ नॉर्वे के तट के साथ साथ आगे बढ़ता है। तो ये पूरा चक्कर आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर में गर्म जल धाराओं का है। अगर इनके नाम पूछता है कि क्या क्या नाम इनके रहेंगे, तो ये तो है बेटा उत्तरी विषुवतीय धारा। उत्तरी विषुवतीय धारा के दो टूक आप आगे करोगे, एक धारा को तो कहेंगे हम एंटी लीच की धारा, एंटी लीच की धारा, और जो मैक्सिको की खाड़ी से निकल के आ रही है इसका नाम है फ्लोरिडा की धारा, फ्लोरिडा की धारा। और जब एंटीलीज और फ्लोरिडा आपस में मिल जाएंगी तो इसे खाड़ी की धारा, अर्थात इसका नाम क्या हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम की धारा कहेंगे। और गल्फ स्ट्रीम की धारा न्यूफाउंडलैंड द्वीप के बाद पछुआ पवनों के साथ पूर्व की ओर आगे बढ़ेगी, इसे हम उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से जानेंगे। और यूरोप के तट पे जाने के बाद ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह तीन भागों में बढ़ जाएगा। जो नीचे की ओर पानी मुड़ा है ये तो बेटा रैनेल की धारा हो जाएगा, जो स्कैंडिनेविया के तट के साथ, नॉर्वे के तट के साथ चल रहा है, इस धारा का नाम हो जाएगा नॉर्वे की धारा, और ये भी गर्म जल धारा है। जबकि कुछ पानी सीधा ऊपर चले जाएगा, इसे कहते हैं हम इमिंजर की धारा, इमिंजर की धारा। तो ये सब के सब आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म जल धारा है। दोबारा सुन लें, उत्तरी विषुवतरेखीय धारा, आगे चल के दो पार्ट हुए, एंटीलीज की धारा और फ्लोरिडा की धारा, दोनों आपस में मिलने के बाद गल्फ स्ट्रीम की धारा बने। पछुआ पवनों के प्रभाव से उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के फिर तीन पार्ट हो जाते हैं, नीचे आने वाला रैनेल, सीधा ऊपर जाने वाला इमिंजर, और स्कैंडिनेविया के तट के साथ चलने वाला नॉर्वे। अब ये यूरोप का जो पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र है ये उच्च अक्षांशों में है, और इस गर्म जल धारा के कारण पूरे साल इस पश्चिमी तट के बंदरगाह खुले रहते हैं। इस कारण इस उत्तरी अटलांटिक प्रवाह अर्थात नॉर्वे की धारा को यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है, और यूरोप के विकास में इसका बड़ा योगदान है। गल्फ स्ट्रीम की धारा संयुक्त राज्य अमेरिका के तट के साथ चलती है, जो कि गर्म पानी की धारा है। और कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली जो है, विद्युत जो है, किस जलधारा से बनती है, तो गल्फ स्ट्रीम से बनती है। उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म के पड़ने के बाद अगर यहाँ की हम ठंडी जलधाराओं की बात करते हैं तो ठंडी जलधाराओं में एक जलधारा यहाँ ऊपर से आपके आर्कटिक सागर से
इस सागर से निकल के नीचे आएगी और सागर के नाम पे इस जलधारा का नाम क्या हो जाएगा? कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है तो इसका नाम है बेटा लैब्राडोर की धारा। लैब्राडोर की धारा ठंडी जलधारा है। जैसा प्रशांत महासागर में हेकेडो द्वीप के पास क्यूरोसियो और क्यूराइल का मिलन हुआ था, उसी प्रकार उत्तरी अमेरिका के न्यूफाउंडलैंड द्वीप के पास जो दो जलधाराओं का मिलन हो रहा है, गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा, लैब्राडोर की ठंडी जलधारा। जहां भी गर्म और ठंडी जलधाराओं का मिलन होता है वहां कोहरा युक्त वातावरण होता है और प्लैंकटन नामक घास पाई जाती है, तो वो क्षेत्र मछली उत्पादन के लिए जाना जाता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि फ्लोरिडा न्यूफाउंडलैंड द्वीप के पास किन दो जलधाराओं का मिलन हुआ? तो एक तो लैब्राडोर, दूसरी गल्फ स्ट्रीम। दूसरा मैंने कहा कि ये जो आपका उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा है, इससे यहाँ के पानी के हटने के कारण नीचे का ठंडा पानी ऊपर आता है। इस कारण इस अफ्रीका के तट के साथ यहाँ एक जलधारा उत्पन्न होती है जो ठंडी जलधारा है। इसका नाम अगर आपसे पूछा जाए कि इसका क्या नाम है, तो याद कर ले बेटा, इसको कहते हैं कनारी की ठंडी जलधारा। कनारी की धारा है। अब बात करते हैं हम दक्षिणी अटलांटिक महासागर की। तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ये जो पानी है आपके दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा के रूप में गया और दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील देश से टकराया और ब्राजील से टकराने के बाद ये पानी आपके नीचे मुड़ गया और ब्राजील के तटवर्ती क्षेत्र में चला। तो इस जलधारा का नाम जो आपके यहाँ हो जाएगा, यहाँ तो इसका नाम दक्षिणी विषुवतीय धारा। आगे ब्राजील के तट से टकराने के बाद इसका नाम क्या हो जाएगा? तो ब्राजील की धारा हो जाएगा। ब्राजील की धारा, दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा, गर्म जलधारा है। दोनों गर्म जलधारा जो उत्तरी विषुवतीय है और दक्षिणी विषुवतीय है, इनके बीच में पानी आपके पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगता है, जिसे प्रति विषुवत-रेखीय धारा कहा जाता है और ये भी एक गर्म जलधारा होगी। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में गर्म जलधारा केवल एक रखनी है आपको, जिसका नाम ब्राजील की धारा है। बात करते हैं ठंडी कौन कौन है यहाँ पर। तो एक पानी तो बेटा यहाँ से इस यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है जिसे आप फॉकलैंड द्वीप कहते हैं। उस फॉकलैंड द्वीप के पास से पानी ऊपर चढ़ता है और द्वीप के नाम पे ही इस जलधारा का नाम क्या हो जाएगा? तो फॉकलैंड की धारा हो जाएगा। ठंडी है या गर्म है तो याद रखें, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। इसके बाद यदि हम पछुआ पवनों के प्रभाव के साथ इस अफ्रीका के तट के सहारे आते हैं, तो अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ भी एक ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है अटलांटिक महासागर में और इसका नाम कभी आपसे पूछा जाए तो इसे बेंगुला की धारा, बेंगुएला, बेंगुएला की धारा इसे कहा जाता है, जो कि कहाँ की धारा है? आपके दक्षिणी अटलांटिक महासागर की। इसमें कोई अस्थायी धारा नहीं प्रवाहित होगी, तो इसका पूरा चक्र ये बनेगा। यहाँ एक क्वेश्चन और याद करें एक्स्ट्रा में कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में धाराओं के चक्राकार प्रवाह के मध्य, ये पूरे धाराओं का चक्राकार प्रवाह बना और इसके मध्य ये शांत क्षेत्र बच जाता है और इस शांत क्षेत्र में एक घास पाई जाती है, सारगेसम घास है। तो यहाँ एक समुद्र का विकास होता है जिसे आप सारगेसो सागर के नाम से जानते हैं। सारगेसो सागर शांत जल का क्षेत्र है जहाँ सारगेसो घास पाई जाती है और इसे दुनिया का एकमात्र तटरहित सागर भी कहा जाता है। तो ये सारी धाराएं आपकी अटलांटिक महासागर की धाराएं। आपको याद करना है कि कौन सी गर्म है, कौन सी ठंडी है। दुनिया में जहां भी ठंडी जलधाराएं चलती हैं उनके किनारे मरुस्थलों का विकास होता है। उत्तरी अफ्रीका में कनारी की धारा के कारण जिस मरुस्थल का विकास होगा उस मरुस्थल का नाम तो है बेटा सहारा मरुस्थल। और दक्षिण में बेंगुला की धारा के कारण जिस मरुस्थल का विकास होगा उसे कालाहारी का मरुस्थल कहा जाता है। और फॉकलैंड के कारण जो मरुस्थल का विकास हुआ उस मरुस्थल को आपके पेंटागोनिया का मरुस्थल के नाम से जानते हैं। तो ठंडी जलधाराओं के किनारे मरुस्थल का विकास भी होता है, ये बात भी याद रखनी है। यहाँ एक ठंडी जलधारा और आपको प्रवाहित करनी है। ये जो ग्रीनलैंड है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, इसके पश्चिम में जाओगे तो लैब्राडोर आ ही रही है, लेकिन इधर की साइड भी आर्कटिक महासागर से ठंडा पानी नीचे की ओर आता है और इस जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? तो द्वीप के नाम पे ये जलधारा आपकी ग्रीनलैंड की धारा कहलाती है। कैसी है? तो ठंडी जलधारा है। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके साथ आपका ये अटलांटिक महासागर का जो
धाराओं का क्रम है पूरा होता है। आपको क्या क्या याद रखना है कि कौन सी गर्म है, कौन सी ठंडी है, और कौन सी उत्तरी अटलांटिक की है, कौन सी दक्षिणी अटलांटिक की है।